हेलो गाइस। आज हम पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में। तो मौर्य डिनेस्टी जो थी वो 265 BCE से पूर्व थी। और आप जैसा कि इस मैप में देख रहे हैं कि मौर्य एम्पायर कितना विस्तृत था। देखिए इसमें जो इम्पोर्टेंट पैलेस हैं वह हैं तक्षशिला, मथुरा, उज्जैन, स्वर्णगिरी, सत्यपुत्र और समद, कपिलवस्तु, पाटलिपुत्र जो बहुत ही फेमस था, वारवर केव्स, तोशाली और ताम्रलिप्ति ये कुछ फेमस जगह थी। और इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं। मौर्य साम्राज्य का उदय कैसे हुआ। मौर्य साम्राज्य का प्रारंभ चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, जैसा कि आप जानते हो, चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के शासक को पराजित किया था चाणक्य की सहायता से। ठीक, 321 ईसा पूर्व में उसने मगध में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। विशाखदत्त, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस कि चंद्रगुप्त जो है, चंद्रगुप्त के शासन के बारे में विस्तृत जो व्याख्या दी है वह विशाखदत्त ने दी है, न कि चाणक्य ने। हालांकि चाणक्य ने बहुत सी बुक्स लिखी भी हैं, लेकिन जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के बारे में जो विस्तृत जानकारी मिलती है वो विशाखदत्त द्वारा मुद्रा राक्षस से ही मिलती है। चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य के उदय का सुंदरता से चित्रण किया गया है, विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस में ही। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था गाइज। किसका अनुयायी था? जैन धर्म का अनुयायी था। क्वेश्चन बनते हैं गाइज यहाँ से। पाटलिपुत्र आधुनिक पटना मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। गाइस कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि इस समय पटना जो है वो किस स्टेट की, किस प्रदेश की राजधानी है और वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है। मौर्य साम्राज्य का विस्तार। मौर्य साम्राज्य उस समय के सबसे बड़े साम्राज्यों में से, यानी मौर्य एम्पायर जो थी वह सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक था और 5 करोड़ 50 लाख पर किलोमीटर से भी अधिक क्षेत्रफल में विस्तृत था। ये उत्तर पूर्व भारत के हिस्सों केरल और तमिलनाडु को छोड़कर मौर्यों ने शेष भारतीय उपमहाद्वीपों पर शासन किया था। ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि मौर्य साम्राज्य ने, या मौर्य जो एम्पायर थी वह किन स्टेट में नहीं पहुँच पाई थी को, तो वह केरल और तमिलनाडु को छोड़कर शेष भारतीय उपमहाद्वीपों पर इसने शासन किया था। राज्य व्यवस्था कैसी थी उनकी? मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका और अर्थशास्त्र, मेगस्थनीज की 2 फेमस पुस्तकें हैं। एक फेमस पुस्तक है इंडिका, अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा लिखित है, के विवरणों में मौर्य प्रशासन, साम्राज्य, समाज और अर्थव्यवस्था का विस्तृत वर्णन किया गया है। यह मौर्य साम्राज्य के बारे में कहा जाता है कि घरों में लोग ताले नहीं लगाते थे, इतनी सुदृढ़ वहाँ की शासन व्यवस्था उस समय की थी। साम्राज्य प्रांतों में विभाजित था जिसका शासन राजकुमारों के हाथ में था। इसके साथ 12 विभाग थे। सैन्य बलों में 6 शाखाओं का भी उल्लेख किया गया है, यानी सैन्य बल जो थे वो 6 प्रकार की उसमें ब्रांचेस थीं। चंद्रगुप्त ने एक सुव्यवस्थित प्रशासनिक तंत्र को स्थापित किया और एक ठोस वित्तीय आधार प्रदान किया। चंद्रगुप्त के बाद उसका पुत्र आया था बिंदुसार, 298 से 273 ईसा पूर्व। ग्रीक में इसे अमित्रघात, अमित्र अमित्रोचेष्ट के नाम से भी जाना जाता है और ये आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। गाइज याद रखना है आपको, चंद्रगुप्त मौर्य जो था वह जैन धर्म का अनुयायी था, लेकिन उसका पुत्र जो था बिंदुसार, जो 298 से 273 ईसा पूर्व तक मौर्य सिंहासन पर बैठा था, वह आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं गाइज। इसके बाद आया था सम्राट अशोक, अशोक महान भी कहते हैं जिसे, द ग्रेट अशोक। अशोक 273 ईसा पूर्व में सिंहासन पर बैठा और 232 ईसा पूर्व तक शासन किया। गाइस इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अशोक 273 ईसा पूर्व में सिंहासन पर बैठा और 232 ईसा पूर्व तक उसने शासन किया। इसे देवानाम प्रिय यानी देव प्रिय प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता था। गाइस आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि एक शासक और था, उसका नाम बताना है आपको। वह भी अपने आप को देवानाम प्रियदर्शी कहलवाता था और देवानाम प्रियदर्शी का मतलब होता है ईश्वर का प्यारा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, मतलब इसके ही
टू इसकी क्वालिटी दी है। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध लड़ा। इम्पोर्टेंट है। कलिंग आधुनिक उड़ीसा में है। अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। गाइज मौर्य एम्पायर से आपके क्वेश्चन बचेंगे नहीं अगर आपने ठीक से इसको वीडियो को बार बार प्ले करके देख लिया। कलिंग के युद्ध के पश्चात अशोक बौद्ध हो गए। युद्ध के आतंक से विचलित होकर उसने बेरी घोष की जगह धम्म घोष मार्ग अपनाया। गाइज बेरी घोष की जगह उसने धम्म घोष मार्ग अपनाया। अशोक को बौद्ध धर्म का ज्ञान बुद्ध के एक शिष्य उपगुप्त या निग्रोथ ने दिया था। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने धर्म महामात्रों को नियुक्त किया। अशोक के शिलालेख। अशोक के शिलालेखों में राजाज्ञा थी, जिसके जरिए वह जनता से सीधे संपर्क करता था। अशोक के शिलालेखों में गाइस क्या थी? राजाज्ञा थी और वह सीधे जनता से संपर्क करता था। ये शिलालेख और स्तंभ लेख थे जिन्हें दीर्घ और लघु में बांटा गया था। अशोक के 14 मुख्य शिलालेख धर्म सिद्धांत के बारे में बताते हैं। कलिंग शिलालेख कलिंग युद्ध के बाद प्रशासन के सिद्धांत की व्याख्या करता है। इसी में उसने जिक्र किया है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। क्या कहा है उसने? अशोक ने 13वें शिलालेख में ही अशोक ने कहा है कि सभी मनुष्य जो हैं वो मेरे बच्चे हैं। अशोक के मुख्य शिलालेख यानी कि 12वें में कलिंग युद्ध, 12वें में उसने कलिंग युद्ध का जिक्र किया है और अशोक का सर्वप्रथम उल्लेख केवल मास्की लघु शिलालेख में हुआ। अशोक और बौद्ध धर्म। अशोक ने 250 ईसा पूर्व में अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में मोगली पुत्र तिस्य की अध्यक्षता में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया था। उसने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। अशोक ने श्रीलंका और नेपाल में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। इसे बौद्ध धर्म के कॉन्स्टेंटाइन कहा जाता है। श्रीलंका के शासक देवम प्रिय तिस्य अशोक के प्रथम बौद्ध धर्मांतरण थे। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है गाइस। अशोक की धम्म नीति का व्यापक उद्देश्य सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना था। अशोक ने 40 वर्ष तक शासन किया और 232 ईसा पूर्व में मृत्यु हो गई। गाइस इसके पार्ट 2 में हम ध्यान से पढ़ेंगे इसको। और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।